आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी छात्रों को किया संबोधित, बोले देश का हर दलित है अंबेडकर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिली धमकी, कहा बम से उड़ा दूंगा। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा समेत 6 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाकुंभ भगदड़ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तलब किया जवाब, जांच आयोग पर पूछा गया सवाल। योगी सरकार के बजट पर शिवपाल यादव बोले, ये बजट एक घोटाले की पटकथा। दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर जोरदार हमला, बोले लालू यादव और उनका परिवार फादर ऑफ क्राइम। मोदी की गारंटी पर भारी साबित हो रहा है राजस्थान सरकार का बजट, पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा पर किया वार। क्या मुस्लिम देशों के सबसे मजबूत नेता बन गए सऊदी अरब के सलमान? ट्रंप और पुतिन भी कर रहे हैं तारीफ। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने दलित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ जो हजारों सालों से अन्याय और भेदभाव हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने वो ध्यान में रखकर संविधान बनाया है। देश की हजारों साल की संस्कृति और महापुरुषों के विचार देश के संविधान में है। उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान की आवाज को दबाया जा रहा है। देश में दलितों की आबादी 15% है, लेकिन उनके अनुपात में देश की टॉप कंपनियों के मालिक और सीईओ दलित समाज से नहीं हैं। संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है और अब इसे ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है। देश के संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। दलित समाज को इसी तरह अपने हक को प्राप्त करना होगा। राहुल गांधी का मानना है कि मायावती सही से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की सिर्फ 1 सीट आई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा खाता तक नहीं खुला था। वहीं अभी हालिया दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी बसपा की हालत खराब रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह भी मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस के साथ आ जाती तो तस्वीर कुछ और ही होती। अब आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं। साथ ही अब सियासी गलियारों में ये भी चर्चा उठ रही है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में बसपा के साथ गठबंधन करेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे को धमकी मिली है। उन्हें धमकी देते हुए कहा गया है कि गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। इस मामले में महाराष्ट्र की गोरेगांव पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि धमकी किसने दी और कहां से दी है। मुंबई के गोरेगांव पुलिस, जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन, मंत्रालय और 2 जगह पर अज्ञात शख्स ने धमकी देते हुए ईमेल किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले महीने भी एकनाथ शिंदे को धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब कहा था कि 27 वर्षीय व्यक्ति को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के माध्यम से शिंदे को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धमकी को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। थाने के डीसीपी ने कहा है कि आरोपी ने अपने दोस्त के मोबाइल का इस्तेमाल करके इंस्टा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया था। श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की गई थी। एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली में है। वो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री समारोह के एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी इनके साथ दिल्ली में ही हैं। दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद वापसी हुई है। रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लिए। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। भाजपा ने मंत्रिमंडल के चयन में हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। रेखा के साथ डीयू के अपने पुराने दिनों को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1995 में एनएसयूआई से डूसू प्रेसिडेंट और रेखा ने एबीवीपी से डीयू ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर एक साथ शपथ ली थी। अलका ने नई सीएम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि वो मां यमुना अब साफ होंगी और दिल्ली की बेटियां सुरक्षित होंगी। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पे दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, एलजी सब उनके हाथ में है और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है कि तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है कि ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार वो विधायक हुई हैं, पहली बार वो विधानसभा में जाएंगी और पूरा उनको कैबिनेट और पूरा शासन और प्रशासन को मिलकर लेकर चलना है, और विद इन अ पार्टी चैलेंज उनके सामने रहेगा। बिकॉज मैं जब पहली बार एमएलए बनी 5 साल, तो मुझे लगा पहले 1-2 साल तो सदन क्या है, प्रस्ताव कैसे आते हैं, कानून कैसे बनते हैं, और हर चीज एक विधायक के तौर पर एक बड़ी चुनौती जब पहली बार बने। वो तो सीधा विधायक के बाद मुख्यमंत्री ही हो गई हैं, तो पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा उन्हें अभी जाना है ना, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार बाग से पार्षद हुई, वहीं से विधायक हो गई, और दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं, पूरी दिल्ली को उन्हें जानना होगा, दिल्ली की समस्याओं को जानना होगा, और दिल्ली की समस्याओं के हल एक महिला मुख्यमंत्री के पास होने। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। उन्हें कल भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा शर्मा पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है। देखिए, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है काफी बड़ा है, उसमें वित्तीय भार भी दिल्ली सरकार पे पड़ सकता है। उसके साथ साथ मूलभूत चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, सफाई का काम करना पड़ेगा, पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये लोग अच्छा काम करेंगे, इसलिए शुभकामनाएं इन सबको। दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली मिले, जिस कारण से लोगों ने एक सरकार को हटा के एक नई सरकार को चुना है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई, उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए
देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में ही हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। नहीं, इसको मैं कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। ये ट्रॉलर साइड की सफाई करते हैं। पानी की जो क्वालिटी की दिक्कत है, जिसमें स्वेज ट्रीटमेंट की बात आएगी, जिसमें वाटर इंटरसेप्टर की बात आएगी, कुछ उसमें काम चल भी रहा है। 2-1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया तो एक हाई लेवल कमेटी बनी एलजी साहब की अध्यक्षता में, उसके अंदर काम चल रहा है। तो वो अच्छा है कि कोर्ट के प्रेशर से कुछ न कुछ काम चल रहा है। दिल्ली सरकार उसको और सिंसियरिटी से करेगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा। बाकी ठीक है, आप थोड़ा बहुत घाट साफ कर दीजिए, उसकी साफ सफाई कर दीजिए, वो चलता रहता है। वो सांकेतिक या सिंबॉलिक होता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी जगह है। ठीक है, वो तो आदमी की कहने की बात होती है। आप क्या साथ दोगे, क्या नहीं साथ दोगे, देखते हैं। अब वो उनको भी पहली बार एक तरीके से विपक्ष के रूप में आए हैं सामने, तो समय देते हैं। देखो, ऐसा है, नई सरकार आई है, नई सरकार को समय देना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि कितना शर्मनाक है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरू किए गए आंदोलन को धोखा दिया। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के साथ सीएम बने और इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। 2016 के सीएजी रिपोर्ट आज तक विधानसभा में पेश नहीं की गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन रिपोर्ट को पेश किया जाए। जी, कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट्स टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मतलब मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस बार का महिला दिवस दिल्ली की महिलाओं के लिए खास होगा। उनके खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे। जहां एक तरफ चुनाव जीतने के बाद रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने इस बात की भी घोषणा की कि महिलाओं से किया गया सहायता राशि का वादा सबसे पहले पूरा किया जाएगा। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी, आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को पेश कर दिया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे समेत शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया है। 58,49.82 करोड़ रुपए बढ़ाकर होना चाहिए था। अगर पिछला मुद्रास्फीति देखें तो उससे ये बजट बढ़ाकर होना चाहिए। इतना 58,49 करोड़ 62 लाख रुपया बढ़ाकर होना चाहिए था। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्यादा वित्तीय वर्ष की तुलना 14, 18, 19 से किया है और इससे 22-23 से तुलना पर आंकड़ों की बाजीगरी दिखा। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। उद्यमियों, व्यापारियों, अनुसूचित और अल्पसंख्यक कल्याण के हितों के लिए कोई सार्थक योजना। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से न्यायिक आयोग द्वारा की जा रही जांच का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस मामले पर सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिनों का समय दिया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव ने तमाम मांगों को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस और जस्टिस शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई है। इस याचिका में मौतों की सही संख्या का पता लगाने, पीड़ितों के नाम सार्वजनिक किए जाने, कुछ शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने की शिकायत की जाँच की जाने, डेथ सर्टिफिकेट दिए जाने को लेकर लोगों को परेशान किए जाने समेत तमाम शिकायतों को उजागर करते हुए अलग
अलग से जांच कराए जाने का आदेश देने या फिर न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से कुछ घंटों पहले ही संगम नोच पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से भगदड़ हुई थी। इस घटना के बाद साधु संतों ने अमृत स्नान को भी रोक दिया था। हालांकि बाद में प्रशासनिक पहल के बाद सभी अखाड़ों ने स्नान किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन विपक्ष लगातार ज्यादा मौत होने और सरकार पर सही आंकड़ा छुपाए जाने का आरोप लगा रहा है। यूपी में बजट पेश होने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण खत्म होने के बाद जब सभी सदस्य बाहर निकले तो समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इस बजट के घोटालों की पटकथा करार दिया। बड़ा बजट है और सभी वर्गों के लिए काफी लाभदायक बजट बताया जा रहा है। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे सही कहना है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि रेखा गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किए गए सभी वादे जमीनी स्तर पर पूरे किए जाएं। जो बेहतर चीजें थी वो जारी रखें और उनमें कोई भी रुकावट ना हो। लेकिन बहरहाल आज का दिन उन टिप्पणियों का नहीं है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार विधायिका बनी और उसी बार सीएम बनी है। जितने सारे कमिटमेंट किए थे प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके पूरे मंत्रिमंडल ने और यहाँ के कैंपेन में, वो जमीन पे उतरे। जो बेहतर चीजें हो रही थी वो जारी रहें, उनमें कोई रुकावट ना हो और वेंडेटा पॉलिटिक्स खत्म किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया पे कई सारे इनके पुराने बयान चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जेएनयू या विश्वविद्यालयों या छात्रों के लिए जो उनकी सोच सोशल मीडिया पे हमने अब तक देखी है, वो सब न सिर्फ मीडिया से डिलीट हो, जहन से भी डिलीट हो, ऐसी मेरी कामना है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज भभुआ पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार फादर ऑफ क्राइम है। माई बहन मान योजना पर उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा मुफ्त बांटने वाले अरविंद केजरीवाल थे। उन्हें जनता ने नकार दिया तो आरजेडी को जनता नहीं पूछने वाली है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि 2005 तक विपक्ष के शासनकाल में लूट, अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं हो रही थीं। अब उनके रिश्तेदार भी खुलकर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आवाज से अपहरण का समझौता होता था। बिहार की जनता माले और आरजेडी जैसे नक्सली मानसिकता वाले लोगों को समर्थन नहीं करती। जो लोग अमन चैन से रहना पसंद नहीं करते, वैसे लोगों को जनता नकारेगी। लालू यादव को भारत रत्न देने के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि किसी भी सजायाफ्ता आदमी को जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट चुका है, उसको भारत रत्न मिलता है क्या? ये सब फालतू बोलकर मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो 9वीं पास हमारा और आपका बेटा नेता नहीं बन सकता है। लालू यादव और उनका परिवार फादर ऑफ क्राइम है। इन लोगों ने आपराधिक प्रकृति और अपराधियों को पैदा किया है। उनके द्वारा जो अपराध का माहौल बनाया गया है, उसी को हम लोग आज झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी यात्रा पर भी विचार किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके परिवार से कोई भी विधायक नहीं होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ लोग एक विशेष परिवार से पूरा देखने में असमर्थ हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं, उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना। उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला हैं। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश की राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है,
तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है, भाजपा की सोच उसमें आ रही। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। राजस्थान की डबल इंजन की भाजपा सरकार की दूसरे बजट की घोषणा के साथ ही मौजूदा सरकार इस विकास का बजट बता रही है। वहीं विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुनः मोदी की गारंटी पर बजट भारी साबित हुआ है। बजट में की गई घोषणाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को झूठा साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर 2023 को चूरू में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल के दाम पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान हो जाएंगे, परंतु सत्ता में आते ही ये गारंटी भी बीजेपी सरकार ने भुला दी और हरियाणा में राजस्थान से 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एवं गेहूँ की 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की गारंटी दी गई, पर इस बजट में बाजरे की खरीद का कोई जिक्र नहीं हुआ और गेहूँ पर केवल 150 रुपए बोनस की घोषणा की गई, जो 2014 से पहले केंद्र और राज्य सरकार पहले दे रही थी। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम गारंटी एक्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% बढ़ोतरी का प्रावधान किया था। इसी कारण पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए हुई थी। कानून के मुताबिक इस वर्ष भी 15% बढ़ोतरी होकर कम से कम 1322 रुपए होनी चाहिए थे, परंतु इसे केवल 1250 रुपए किया गया है। ये जरूरतमंद लोगों के हितों से खिलवाड़ एवं कानून का उल्लंघन है। सऊदी अरब को दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। सऊदी ने ये पहचान अपने रणनीतिक फैसले और खास कूटनीति से बनाई है। तुर्की, ईरान जैसे देश कई बार सऊदी की इस पहचान से नफरत करते हुए भी दिखाई दिए हैं और समय समय पर खुद को मुस्लिम देशों का नेता बताने की कोशिश करते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और रूस ने भी सऊदी के प्रिंस की प्रशंसा की है। हाल के सालों के सबसे खतरनाक संघर्ष में एक रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में सऊदी अरब खास भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब के अलावा कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका और रूस के अधिकारी एक टेबल पर बैठ सकते हैं, लेकिन प्रिंस सलमान की सोच ने इसको मुमकिन कर दिया और अब रूस अमेरिका भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद पुतिन ने वार्ता का अच्छा माहौल बनाने के लिए सऊदी नेतृत्व किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को धन्यवाद दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब में द्विपक्षीय वार्ता को उच्च दर्जा दिया है और इसे वाशिंगटन के साथ संबंधों को बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया है। साथ ही आपको बता दें कि दोनों देशों के अधिकारियों के मिलने के बाद ट्रंप और पुतिन की एक साथ बैठक का भी रास्ता खुल गया है। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है। इससे पहले ट्रंप क्राउन प्रिंस सलमान की तारीफ के कसीदे पढ़ चुके हैं। ट्रंप उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और सऊदी अरब अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भी अमेरिका ने सऊदी अरब को चुना है, जिससे पता चलता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ मुस्लिम देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।